स्टूडेंट्स, ये ग्रेविटेशन का सेकंड पार्ट है वीडियो का, जो बच्चे स्कूल नहीं आ पाते हैं उनके लिए, और वो भी देख सकते हैं जिनको स्कूल आते हुए भी कुछ डाउट है उसको भी आप समझ सकते हैं इसमें से। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने यहाँ तक आपको बता दिया था कि भाई दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लगता है वो बहुत ही कम होता है, जो आपको नज़र नहीं आता। तो उसकी वैल्यू ग्रेविटेशनल जी की वैल्यू, जो फोर्स लगती है ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है उसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन के बराबर होती है, जो कि बहुत कम है। थ्रू दीज वेरियस ऑब्जेक्ट्स इन ऑन दिस अर्थ अट्रैक्ट्स वन एंड अनदर कॉन्स्टेंटली, यानी बहुत सारे जो ऑब्जेक्ट है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं बहुत ही धीरे से, मतलब एक निश्चित उससे। They do not cause any motion because of the gravitational force of attraction between them is very small. वो ज़्यादा अट्रैक्ट करते हुए नहीं दिखते क्योंकि उनके जो बीच में जो फोर्स है वो बहुत ही ना के बराबर है, कम के बराबर है। इसलिए अब हम इस एग्जाम्पल को देखेंगे, सैम्पल प्रॉब्लम को। तो इस सैम्पल प्रॉब्लम में आपको बताया गया कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, यानी कितना फोर्स लग रहा है ड्यू टू द अर्थ ऑन ए बॉल ऑफ 1 kg। एक बॉल है जिसका मास 1 kg है और जो कि अर्थ सरफेस पर है। अर्थ का मास 6 × 10⁻24 दे रखा है और ग्रेविटेशनल जी की वैल्यू इतनी दे रखी है। तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे F(g(mm)/r²। 1 मास जो है वो अर्थ का, m2 मास जो है वो 1 kg यानी बॉल का लेंगे। फिर हम आगे देखेंगे इसको। यहाँ पे देखते हैं हम क्या कि भाई जो डिस्टेंस जो होता है वो रेडियस अर्थ का होता है, वो उसकी वैल्यू यहाँ दे रखी है 6.4 × 10⁻³ किलोमीटर। फिर इसको हम ना मीटर में चेंज करेंगे, तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या है, किलोमीटर को मीटर में तो 1000 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यानी 6.4 × 10⁻6 मीटर हो गई ये। अब क्या करेंगे, इस फॉर्मूले पे पुट करेंगे और पुट करने के बाद देखते हैं कि हमारी जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, 9.8 न्यूटन आती है। आप इस हिसाब को कैलकुलेट करोगे, क्लास में मैंने बता दिया है, और आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू इतनी आती है, यानी 9.8 न्यूटन के फोर्स से कोई भी बॉडी को, 1 किलोग्राम की बॉडी को अर्थ अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, ये इसका मतलब हुआ, है ना। दस द अर्थ एक्सर्ट ए ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ 9.8 न्यूटन ऑन ए बॉल ऑफ 1 kg मास, 1 किलोग्राम मास। तो इसी तरीके से ये अलग अलग मास के हिसाब से उसका जो फोर्स की वैल्यू अलग अलग निकलती है। अब जैसे यहाँ बताया गया है कि भाई सन का मास कितना है, 2 × 10⁻30 kg, है ना, यानी इतने जीरो लगेंगे उस पर। अर्थ का मास कितना है, इतना, तो ये मून का मास है, तो इससे ही ये ग्रेविटेशन फोर्स की वैल्यू निकाल सकती हैं, ठीक है। लार्ज मास इज देयरफॉर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सन एंड अर्थ, है ना। अर्थ और सन के बीच ज़्यादा मास है तो इसलिए एक दूसरे से बहुत ज़्यादा वो है, ठीक है। ऐसे सैम्पल 2 को समझेंगे आप। सैम्पल 2 में जो बताया गया है वो अर्थ का मास इतना है और मून का मास इतना है ना, और उनके बीच की जो डिस्टेंस है ये इतनी दे रखी है। तो इन दोनों का फोर्स निकालना है, सेम फार्मूला यूज़ करेंगे, F(g(mm)/r²। जी की वैल्यू फिक्स है, यहाँ को कैलकुलेट करके देखेंगे आप, तो इसके बीच में कितना फोर्स निकल के आ रहा है, 2 × 0.1 × 10⁻20 न्यूटन। तो अर्थ और मून के बीच का जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो कितना है, इतना है। दस द ग्रेविटेशन फोर्स एक्सर्ट बाय अर्थ ऑन मून, यानी कितना हो गया, 2 × 10⁻2.01 × 10⁻20 न्यूटन, ये बहुत ही ज़्यादा है। एंड दिस इज एन एक्सट्रीम लार्ज, जो बहुत ही ज़्यादा है, इट इज़ एक्सट्रीमली लार्ज ग्रेविटेशन फोर्स बाय अर्थ ऑन मून, यहाँ अर्थ मून से लगाती है, विच मेक्स द मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। इसीलिए इस फोर्स के वजह से ही अर्थ के चारों ओर वो एक निश्चित फोर्स उसके चारों ओर, जैसे मैंने वो एक पत्थर बांध के आपको घुमाते हुए देखा था, बताया था, ऐसे ही अर्थ इतना ही फोर्स लगा के मून को अपने चारों ओर घुमाती है। ये इसका मीनिंग हुआ। इसी की वजह से जितने भी हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो एक दूसरे के चारों ओर घूमते हैं, उनके बीच में
ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। आप देखते हो ये सारे सन के, इनके बीच में क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, ये यहाँ इस तरीके से आपको बताया गया है। इस फोर्स की वजह से ही एक दूसरे से वो होल्ड किए होते हैं, बंधे होते हैं। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। देखो यहाँ ये बताया है सन के चारों ओर ये लगा रहा है, इसका मतलब इसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है जो एक दूसरे को बांधे रखता है और वो चक्कर लगाता है। यहाँ पे भी ऐसे ही घूम रहा है, और इसी की वजह से हमारे अर्थ सरफेस पर वाटर फ्लो करता है। अदरवाइज ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो ये वाटर फ्लोट करता ना, फ्लो की वजह। अब इसके बाद आ रहे हैं आपके केपलर लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन, यानी केपलर के ने कुछ रूल्स बनाए, कुछ लॉज बनाए, कुछ नियम बनाए, किसके ऊपर, प्लानिट के मोशन के ऊपर। उन्हीं को हम केपलर प्लानिटरी मोशन कहते हैं। ठीक है, ये केपलर की फोटो बताई हुई है, प्लानिट उसके चारों ओर घूमते हैं। इसके फैक्ट के ऊपर कुछ उसने जो लॉज बनाए वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो इसके जो फर्स्ट रूल है उसने बताया कि भाई जो भी प्लानिट है वो सन के चारों ओर और ना इलिप्टिकल ऑर्डर में घूमता है, यानी इलिप्स एक अंडा जैसी आकृति में घूमता है। जैसे ये अंडे जैसी आकृति है उसको हम इलिप्स बोलते हैं। का प्लैनेट्स मूव इलिप्टिकल ऑर्बिट्स अराउंड द सन विद सन इज एट वन ऑफ द टू फोकाई ऑफ द इलिप्टिक, यानी सन की दो फोकस होती हैं, यानी इलिप्स की दो फोकस होती है, यहाँ और यहाँ। एक्चुअली सन तो एक ही स्थान पर रहता है, लेकिन लगता है हमको वो ज़्यादा स्थानों पर है। ठीक है, आपको बताएंगे आप थोड़ी देर बाद।